इंसान है ना, इस धरती पर जीवन का शायद सबसे विकसित रूप माना जाता है। पर क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि हमारा प्रकृति मतलब नेचर के साथ ये जो रिश्ता है, ये शुरू कैसे हुआ और वक्त के साथ कैसे बदला है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, और आज हम इसी नेचर ह्यूमन इंटरफेस की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है, यूनिट 1, उसी पर आधारित रहेगी हमारी चर्चा। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए समझना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट ने कैसे मानव इतिहास को शेप किया और फिर पलटकर इंसानों ने एनवायरनमेंट को कैसे बदला, ये जानना फाउंडेशनल है। एग्जैक्टली, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी और हिस्ट्री दोनों के लिए ही ये एक तरह से नींव है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा के अंत तक सुनने वाले मानव विकास, तकनीकी बदलाव और पर्यावरण के बीच का जो गहरा कनेक्शन है उसको समझ पाएंगे। पत्थर के औजारों से लेकर इंडस्ट्रियल युग तक का सफर देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं फिर। सेक्शन 1.0 इंट्रोडक्शन, पृथ्वी का बनना, जीवन का विकास। थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट देंगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, पृथ्वी बनी करीब 4600 मिलियन ईयर्स एगो, है ना। जीवन तो काफी बाद में विकसित हुआ, और इंसान वो तो इस कहानी में बहुत लेट एंट्री हैं। लेट कमर्स, हाँ। बिल्कुल, जीवन के रूपों और प्रकृति के बीच रिश्ता तो हमेशा से था। कोई भी जीव हो, उसका अपने आसपास के वातावरण से, प्रकृति से एक रिश्ता होता ही है। लेकिन इंसानों के आने से इस रिश्ते में एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आया, एक गुणात्मक बदलाव। गुणात्मक बदलाव इस तरह का? हमारी जो यूनिक एबिलिटी है प्रकृति को प्रभावित करने की, उसे मॉडिफाई करने की, उसे अपने हिसाब से ढालने की, और साथ ही उसके अनुकूल ढलने की, अडैप्ट करने की, ये चीज हमें अलग बनाती है। अच्छा, मतलब हम सिर्फ अडैप्ट ही नहीं करते, मॉडिफाई भी करते हैं। एग्जैक्टली। और भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ ये रिश्ता और भी ज्यादा साफ दिखता है। यहाँ आपको रेगिस्तान मिलेंगे तो दूसरी तरफ हाई रेनफॉल वाले क्षेत्र भी, जलोढ़ मैदान, अलूवियल प्लेन्स हैं, ऊंचे पहाड़, हाई माउंटेन्स हैं, चट्टानी पठार, रॉकी टेबल लैंड भी। हाँ, विविधता तो बहुत है, बहुत ज्यादा। और ये विविधता मानव समूहों और पर्यावरण के बीच के संबंध को एक तरह का आदान प्रदान, इंटरचेंज, रेसिप्रोकल एक्सचेंज बनाती है। दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की मिट्टी में ही कितना फर्क है, स्टेबिलिटी में फर्क है, ओलूवियल मटेरियल की वजह से। हाँ बिल्कुल। एक और बात ध्यान देने वाली है कि ऐतिहासिक साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो थोड़े इरेगुलर हैं। कुछ दौरों के बारे में हमें ज्यादा पता है, कुछ के बारे में कम। हाँ, ये तो होता है हिस्ट्री में। बिल्कुल। तो हमारी आज की चर्चा का दायरा कहाँ से कहाँ तक होगा? हम शुरू करेंगे उन मानव समूहों से जो पत्थर की कलाकृतियां, स्टोन आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल करते थे, और जाएंगे आधुनिक औद्योगिक समाजों, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज तक, क्योंकि वहां आकर नेचर ह्यूमन इंटरफेस में एक बहुत बड़ा, एक मार्क्ड शिफ्ट आता है। ओके, तो पाषाण युग से औद्योगिक युग तक। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नेचर को ठीक से समझना जरूरी है ना? अक्सर इसे एनवायरनमेंट के साथ मिला दिया जाता है। सही पॉइंट है। सेक्शन 1.1 यही है, डिफाइनिंग नेचर, प्रकृति को परिभाषित करना। और सच कहूं तो नेचर को डिफाइन करना आसान नहीं है। इसमें ज्योग्राफी की ज्यादातर विजिबल मैनिफेस्टेशंस शामिल हैं। हाँ, काफी ब्रॉड टर्म है। बिल्कुल। एक विचारक थे रेमंड विलियम्स। उन्होंने नेचर को डिफाइन करने की कोशिश की। उनकी डेफिनेशन थी द मटीरियल वर्ल्ड इटसेल्फ टेकन एज इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। मैं रिपीट करती हूँ, द मटीरियल वर्ल्ड इटसेल्फ टेकन एज इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। मतलब ये भौतिक दुनिया जिसमें इंसान शामिल हो भी सकते हैं और नहीं भी। एग्जैक्टली। विलियम्स ने ये भी बताया कि हिस्टोरिकली नेचर शब्द के कई मतलब रहे हैं। कभी इसका मतलब कंट्री साइड होता था, कभी अनस्पॉइल्ड प्लेसेस, कभी इंसान के अलावा बाकी पौधे और जीव जंतु। अच्छा। लेकिन हमारे आज के डिस्कशन के लिए, जैसा आपने कहा, नेचर यानी प्रकृति और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को हम लगभग एक ही मानकर चलेंगे। और ये समझना क्रूशल है कि मानव यानी ह्यूमन बीइंग्स इसका एक अभिन्न अंग है, इंटीग्रल कंपोनेंट है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। ठीक है, तो हम इस मानव प्रकृति संबंध को कैसे एक्सप्लोर करेंगे? हम इसे दो अलग अलग स्तरों पर देखेंगे। एक तो एक व्यापक जारी प्रक्रिया के तौर पर इसका प्रभाव, और दूसरा स्पेसिफिक मानव समूहों का उनके तत्काल वातावरण के साथ क्या रिश्ता था। हम जरूरत के हिसाब से दोनों लेवल से इनसाइट्स लेंगे। ओके। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें
तो यहाँ की जलवायु और स्थलाकृति कंडीशंस बहुत डाइवर्स हैं। इसका क्या असर होता है? देखिए, ये जो वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस हैं, ये पर्यावरण पर गहरा असर डालती हैं। कई बार एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन होता है और ये संतुलन आसानी से बिगड़ सकता है, जिससे अनिश्चितताएं पैदा होती हैं। अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी हमेशा नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। और इतिहास गवाह है कि कैसे इन पर्यावरणीय परिवर्तनों ने, एनवायरमेंटल चेंजेस ने मानव इतिहास के कोर्स को, उसके विकास को निर्धारित किया है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। क्लाइमेट चेंज आज की बात नहीं है, इसका असर हमेशा से रहा है। बिल्कुल। तो अब आते हैं सेक्शन 1.2 पर, लोकेटिंग मैन, मानव का स्थान निर्धारण। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है मानव को पर्यावरण के बरक्स विज़िवी एनवायरनमेंट एक पहचान देना। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि मानव समूह एक सामूहिकता, कलेक्टिविटी के रूप में कैसे उभरते हैं। मतलब मनुष्यों की उत्पत्ति पर फोकस नहीं है? नहीं, वो हमारी प्राइमरी चिंता नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण है मानव जाति के विकास की प्रक्रिया को समझना। क्यों? क्योंकि इससे हमें मानव प्रकृति संबंध का जो समकालिक विकास हुआ है, उसे समझने में मदद मिलती है। अच्छा, मतलब दोनों साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। एग्जैक्टली। देखिए, पोस्ट एनलाइटनमेंट एरा तक, मतलब ज्ञानोदय के बाद के युग तक, ये धारणा बहुत प्रचलित थी कि प्रकृति और मनुष्य दोनों की उत्पत्ति दैवीय है। डिवाइन ओरिजिन। हाँ, भगवान ने बनाया है सब कुछ। हाँ, ये तो आम धारणा थी। बिल्कुल। फिर आए चार्ल्स डार्विन। टाइम फ्रेम याद रखिए, 1809 से 1882 एडी। उन्होंने अपनी थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत दी। उनकी किताब द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज बहुत मशहूर है। हाँ, सुना है। डार्विन ने क्या कहा था बेसिकली? उन्होंने समझाया कि कैसे अलग-अलग प्रजातियां, स्पीशीज, विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरी हैं और ये विकास कैसे हुआ। प्रजातियों के जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, उनमें छोटे-छोटे बदलाव, माइनर वेरिएशंस आते रहते हैं। वेरिएशंस, अच्छा। हाँ, और ये लक्षण, ट्रेट्स, फिर अगली पीढ़ियों, सक्सेसिव जेनरेशंस द्वारा विरासत में मिलते हैं, मतलब इनहेरिटेड होते हैं। धीरे धीरे ये बदलाव इतने जमा हो जाते हैं कि नई प्रजातियां विकसित हो जाती हैं। अच्छा, और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, वो भी डार्विन का ही है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका मतलब है कि जो प्रजातियां अपने वातावरण के हिसाब से सबसे ज्यादा अडैप्ट कर पाती हैं, जिनकी अनुकूलन क्षमता, अडैप्टिव कैपेसिटी बेहतर होती है, वही सर्वाइव करती हैं और आगे बढ़ती हैं। मैं फिर से दोहराती हूँ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तो बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था उस समय के लिए। बिल्कुल। इस एवोल्यूशनरी मॉडल ने हमें मानव को एक अद्वितीय जानवर, यूनिक एनिमल के रूप में समझने में मदद की। हम ऐसे जानवर हैं जो अलग-अलग प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढल सकते हैं, अडैप्ट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम अपने अस्तित्व के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए प्रकृति या पर्यावरण को संशोधित, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये क्षमता बहुत यूनिक है। वाह, मॉडिफाई करना, ये की पॉइंट है। एब्सोल्युटली। और इस मॉडिफिकेशन में, इस एडेप्टेशन की प्रक्रिया में औजारों, टूल्स का इंट्रोडक्शन और उनका उपयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। औजार, टूल्स, तो यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। हाँ, मानव जाति के विकास का अध्ययन करने में औजारों की भूमिका बहुत सेंट्रल है। असल में इस पूरी प्रक्रिया को क्लासिफाई ही इस आधार पर किया गया है कि औजारों की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ टूल्स कैसी थी और उन्हें बनाने में कौन सी सामग्री, मटेरियल यूज्ड, इस्तेमाल हुई थी। जैसे वो स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। एग्जैक्टली। पेलियोलिथिक, पुरापाषाण काल, मेसोलिथिक, मध्यपाषाण काल, नियोलिथिक, नवपाषाण काल, फिर कैल्कोलिथिक, ताम्रपाषाण काल, आयरन एज, लोह युग। ये सब क्लासिफिकेशन टूल्स पर ही आधारित हैं। ओके। पर औजारों के अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे बर्तन, गहने वगैरह। तो हम इसे और ब्रॉडली कह सकते हैं कलाकृतियों का विकास। और यहीं से हम प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध की जांच शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 1.2.1 है अ मेकर ऑफ आर्टिफैक्ट्स, कलाकृतियों का निर्माता। इंसान आर्टिफैक्ट्स क्यों बनाने लगा? देखिए, मनुष्य में प्राकृतिक रूप से सोचने की, चिंतनशील होने की और सक्रिय होने की क्षमता है।
हमारा जो जैविक विकास हुआ उसने हमें प्रकृति के साथ एक अनुकूली संबंध स्थापित करने की क्षमता दी। मतलब हम सोच सकते थे कि हमें क्या चाहिए और उसे कैसे हासिल करें। हाँ, कुछ हद तक। अब ये कलाकृतियां बनाने की क्षमता कैसे विकसित हुई, इसके पीछे कौन से फैक्टर्स थे, क्या एडेप्टिव इम्पेटस था, इस बारे में हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। ये एकदम पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। नेचुरली इतने पुराने समय की बात है। बिल्कुल, ये क्षमता बहुत बहुत लंबे समय में विकसित हुई होगी। शुरुआत शायद स्थानीय रूप से जो भी सामग्री आसानी से उपलब्ध थी उसी से हुई होगी, जैसे पत्थर, लकड़ी, हड्डी। और पुरातत्व हमें क्या बताता है, पहली कलाकृतियां कब मिली? आर्कियोलॉजी से पता चलता है कि पहली कलाकृतियां पत्थर की थीं और ये करीब 2 मिलियन साल पहले दिखाई दी, 2 मिलियन ईयर्स अगो। यहीं से पैलियोलिथिक कल्चर, पुरापाषाण संस्कृति की शुरुआत होती है। 2 मिलियन ईयर्स अगो, ये तो वाकई एक रिमार्केबल ऑकरेंस है ना? ये दिखाता है कि उस जमाने के इंसान स्टोन एज मैन में उच्च स्तर की दूरदर्शिता और सामग्रियों का ज्ञान, अ हाई लेवल ऑफ फोरथॉट एंड नॉलेज ऑफ मटीरियल्स था। ये उनकी तीव्र अवलोकन और निष्कर्ष निकालने की शक्तियों, अक्यूट पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिडक्शन का सबूत है। वो अपने आसपास की दुनिया की उपलब्ध क्षमता, अवेलेबल पोटेंशियल के प्रति कितने सेंसिटिव अवेयरनेस थे, ये पता चलता है। ये कोड बहुत पावरफुल है, a high level of forethought and knowledge of materials। बिल्कुल। उस समय जीवन का तरीका क्या था? मोड ऑफ सस्टेनेंस, वो था शिकार, हंटिंग और संग्रहण, गैदरिंग, जैसे बाकी जानवर करते हैं। तो ये कलाकृतियां, ये औजार किस काम आते थे? इनका उद्देश्य था भोजन की तलाश में, शिकार करने में और चीजें इकट्ठा करने में मदद करना, जैसे पत्थर के औजारों से पौधे काटना, जड़ वाली फसलें खोदना, डिगिंग रूट क्रॉप्स, लकड़ी खुरचना, स्क्रैपिंग वुड, या शायद पेड़ों से शहद निकालना, ऑब्टेनिंग हनी। अच्छा, मतलब डेली सर्वाइवल के लिए एसेंशियल थे। हाँ। पत्थर के औजारों को मोटे तौर पर 2 समूहों, 2 ब्रॉड ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? एक थे कोर टूल्स। कोर उपकरण? ये पत्थर के बड़े टुकड़ों से बनते थे, जैसे हैंड एक्स। हैंड एक्स का इस्तेमाल मांस को प्रोसेस करने के लिए होता था और इसे बनाने के लिए काफी शारीरिक निपुणता चाहिए होती थी। हैंड एक्स सुना है इसके बारे में। और दूसरा ग्रुप? दूसरा था फ्लेक टूल्स, फ्लेक उपकरण। जब पत्थर के बड़े ब्लॉक को मारा जाता था तो उससे छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे, जिन्हें फ्लेक्स कहते हैं। इन फ्लेक्स से भी औजार बनाए जाते थे। को टूल्स और फ्लेक टूल्स, ओके। तो पत्थर के औजार बनाने की ये जो शुरुआत हुई, ये इंसान का पहला कदम था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके प्रकृति के अनुकूल ढलने का, लोकल मटेरियल्स का यूज करके बेहतर कामकाज करने का प्रयास था ये। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि इंसान ने प्रकृति पर कंट्रोल कर लिया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस स्टेज पर प्राकृतिक परिस्थितियों का विनियोग अभी भी बहुत ही अल्प विकसित चरण में था, लेकिन फिर भी ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि इसने प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए प्राकृतिक परिस्थितियों के संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत की। मॉडिफिकेशन की शुरुआत हुई यहाँ से, ये बीज था। मॉडिफिकेशन, ये शब्द बार बार आ रहा है। ठीक है, पैलियोलिथिक के बाद क्या हुआ? पैलियोलिथिक विकास के बाद माइक्रोलिथिक टूल्स, सूक्ष्म पाषाण उपकरण का विकास हुआ। ये मेसोलिथिक कल्चर, मध्य पाषाण संस्कृति का दौर था। माइक्रोलिथिक मतलब छोटे टूल्स? हाँ, माइक्रो मतलब छोटा। इस समय तक औजार बनाने के उद्योग पर मनुष्य का नियंत्रण ज्यादा, ग्रेटर कंट्रोल हो गया था। औजार अब पहले से हल्के और ज्यादा कुशल हो गए। और मटेरियल्स भी बदले? हाँ, मटेरियल्स में ज्यादा विविधता आई। पत्थर के अलावा हड्डी, जानवरों के सींग, बांस, लकड़ी का भी इस्तेमाल होने लगा। वाओ, डाइवर्सिफिकेशन हुआ। बिल्कुल। और इस दौर में जो आर्टिफैक्ट्स बने, उनकी क्वालिटी बताती है कि तकनीकी क्षमता, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस बेहतर हो गई थी। हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बेहतर क्षमता ने पत्थर के अलावा दूसरी मटेरियल्स जैसे लकड़ी, बांस पर काम करने के कई और कौशल, स्किल्स विकसित करने में भी मदद की होगी। मेक सेंस। साथ ही घास के मैदानों और जंगलों को साफ करने के लिए आग का इस्तेमाल करने का ज्ञान भी शायद इसी दौर में आया या बढ़ा। ये सब मिलाकर देखें तो प्राकृतिक संसाधनों के मैनेजमेंट के मामले में पिछले स्टेज के मुकाबले ये एक निश्चित प्रगति थी। और रॉक आर्ट, उसका जिक्र भी था। हाँ, इसी मेसोलिथिक पीरियड के आसपास हमें शुरुआती रॉक आर्ट के नमूने भी मिलने लगते हैं, जैसे भीमबेटका में।
बीम बेड का। हाँ, उसमें क्या दिखता है? इन चित्रों को देखें तो पता चलता है कि मनुष्य इस समय तक पशु जगत के प्रति बहुत जागरूक हो गए थे। वो जानवरों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। साथ ही ये भी संकेत मिलते हैं कि इंसान अब चट्टानी आश्रयों, टीलों और दूसरी प्राकृतिक जगहों पर अस्थायी रूप से शरण लेने लगे थे। अच्छा, मतलब सेटलमेंट्स की शुरुआत भले ही टेम्पररी हो, हाँ, कह सकते हैं। और ये नेचर ह्यूमन इंटरफेस में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास था। कुछ लोग मानते हैं कि यहीं से शायद जानवरों को पालतू बनाने, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स और उनकी शक्ति का उपयोग मानव जाति की सेवा में करने की प्रक्रिया की हल्की सी शुरुआत हुई होगी। डोमेस्टिकेशन, ये तो बहुत बड़ा स्टेप है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी जरूरी है। हमें ये सोचकर बहुत उत्साहित, यूफोरिक नहीं हो जाना चाहिए कि मेसोलिथिक में इंसान ने प्रकृति को पूरी तरह मैनेज करना सीख लिया था। मतलब अभी भी कंट्रोल पूरा नहीं था। बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो ये है कि इन विकासों के बावजूद मनुष्य अभी भी अपने तत्काल पर्यावरण, इमीडिएट एनवायरनमेंट की दया पर थे। एनवायरनमेंट अभी भी उन पर हावी था। ओके, तो रियलिटी क्या थी? ज्यादा रियलिस्टिक ये लगता है कि मानव समूहों की ओर से पर्यावरण के साथ एक घनिष्ठ संबंध था और इसी पर आधारित पर्यावरण की एक सचेत जागरूकता थी। वो एनवायरनमेंट को समझते थे, उसके पैटर्न्स को जानते थे, क्योंकि उनका सर्वाइवल उसी पर निर्भर था। और ये जागरूकता किन एक्टिविटी से बड़ी होगी? सोर्स मटेरियल में कुछ एक्टिविटीज बताई गई हैं। भोजन के लिए जानवरों और पौधों का शिकार और संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग, खाना पकाने, गर्मी और सुरक्षा के लिए आग जलाना, मेकिंग फायर, शायद लकड़ी की कलाकृतियां बनाने के लिए पेड़ काटना, कटिंग ट्रीज, शायद अपने शिकार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने या अपने पसंदीदा खाद्य जानवरों के लिए चराई में सुधार करने के लिए घास के मैदानों और जंगलों को जलाना, बर्निंग ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट्स। ये सारी एक्टिविटीज एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन बढ़ा रही थी। शिकार, संग्रहण, आग का इस्तेमाल, लकड़ी काटना, यहाँ तक कि लैंडस्केप को बदलना, बर्निंग फॉरेस्ट्स, ये तो सीधा इंटरवेंशन है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि रिश्ता कितना गहरा और एक्टिव था। पर अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। सेक्शन 1.2.2 सोशल एनिमल, सामाजिक पशु। ये किस बारे में? ये है कृषि के आगमन, एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर ने प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित, रीडिफाइंड कर दिया। कैसे? एग्रीकल्चर इतना ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों था? देखिए, कृषि से पहले भोजन के स्रोत क्या थे जो प्रकृति में नेचुरली उपलब्ध थे? फल, जड़ें, जानवर, इन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं था। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भूखे रहो। हाँ, हंटर गैदरर लाइफस्टाइल अनप्रेडिक्टेबल होती होगी। बहुत ज्यादा। कृषि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अनाज की खेती, कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, गेहूं, जौ, चावल। अनाज की खेती, इससे क्या फर्क पड़ा? बहुत बड़ा फर्क। सोचिए, फल या मांस कितनी देर तक टिकते हैं? ज्यादा नहीं, उनकी शेल्फ लाइफ सीमित होती है। लेकिन अनाज को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। उसकी शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है। हाँ, ये तो है, अनाज खराब नहीं होता जल्दी। एग्जैक्टली। और इस प्रॉपर्टी ने मानव क्षमताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया होगा। अब आप भोजन को जमा, अक्यूमुलेट कर सकते थे। अक्यूमुलेशन संभव हुआ। अक्यूमुलेशन मतलब सरप्लस। हाँ, सरप्लस की संभावना बनी। और यही अक्यूमुलेशन सामाजिक स्तरीकरण के उभरने का एक प्रमुख कारण बना। जिसके पास ज्यादा अनाज, वो ज्यादा शक्तिशाली। इससे समाज में ऊंच नीच पैदा हुई और धीरे धीरे एक जटिल समाज, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी उभरा। वाओ सिर्फ अनाज की शेल्फ लाइफ से इतना बड़ा सोशल चेंज? बिल्कुल, लेकिन ये रातों रात नहीं हुआ। शुरुआती दौर में कृषि बहुत अविश्वसनीय थी, मौसम पर निर्भर थी, बीमारियां लग जाती थी, तो ये नियमित भोजन स्रोत के रूप में अपर्याप्त थी। अच्छा, तो हंटर गैदरर से फार्मर बनने का ट्रांजिशन एकदम से नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, शायद हजारों साल लगे होंगे। लोग शिकार संग्रहण के साथ साथ थोड़ी बहुत खेती भी करते होंगे। हाँ। और खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी या टूल्स चाहिए थे, उनका विकास भी एक क्रमिक प्रक्रिया थी, ग्रेजुअल प्रोसेस थी। हल बने, फिर बेहतर हल बने। और सिंचाई, इरिगेशन, वो तो बहुत बाद की बात है। सिंचाई प्रौद्योगिकी या इरिगेशन टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही कृषि खाद्य उत्पादन में एक डोमिनेंट रोल निभा पाई। शुरू में तो खेती वहीं होती थी जहां प्राकृतिक सिंचाई या नेचुरल इरिगेशन उपलब्ध थी, जैसे नदियों के किनारे। हाईली फेवरेबल लोकेशंस तक ही सीमित थी। फिर क्या हुआ? लोग दूसरी जगहों पर क्यों गए? जनसंख्या बढ़ी, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जब आबादी बढ़ी तो लोगों को कम अनुकूल जगहों पर भी जाना पड़ा
और वहां खेती करने के लिए सिंचाई सुविधाओं के विकास की जरूरत पड़ी। और इरिगेशन के लिए तो ज्यादा लोग चाहिए होंगे, ज्यादा प्लानिंग चाहिए होगी। एग्जैक्टली। इसमें बड़ी सामाजिक भागीदारी और प्रबंधन के बेहतर कौशल की जरूरत थी। अकेले आदमी नहर नहीं खोद सकता। सही बात है। तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन ने समाज को और कॉम्प्लेक्स बनाया। बिल्कुल। अब जब खाद्य सुरक्षा थोड़ी बेहतर हुई, कृषि पर नियंत्रण बढ़ा, तो मनुष्य को कुछ खाली समय भी मिला, क्योंकि कृषि एक मौसमी गतिविधि थी। फसल बोने और काटने के बीच में वक्त मिलता था। अच्छा, स्पेयर टाइम। इससे क्या हुआ? इस खाली समय में और जरूरत के हिसाब से लोगों ने दूसरी चीजों पर ध्यान दिया। कृषि के लिए बेहतर औजारों की मांग थी, सिंचाई के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए थी, साथ ही औजारों के लिए कच्चा माल जैसे पत्थर, उसकी भी कमी होने लगी होगी जब लोग पहाड़ों से दूर मैदानी इलाकों में बसने लगे। हाँ, पत्थर तो हर जगह नहीं मिलता। सही कहा। तो इन सब वजहों से मनुष्य को दूसरे स्रोतों या दूसरी तरह की सामग्रियों की तलाश करने पर मजबूर होना पड़ा, और यहीं से धातुओं, मेटल्स का उपयोग शुरू हुआ। मेटल्स तो चालकोलिथिक और आयरन एज की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हाँ, धातुओं का पता लगाना और फिर धातु विज्ञान, मेटलर्जी के जरिए अयस्कों ओर्स से उन्हें निकालना, एक्सट्रैक्शन, ये विकास का एक नया चरण था। न्यू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, मेटलर्जी ये तो काफी स्पेशलाइज स्किल होगी। बहुत ज्यादा। धात्विक अयस्कों की खोज ने एक बार फिर मनुष्य को प्रकृति पर उसकी निर्भरता से कुछ हद तक मुक्त किया। अब वो पत्थर पे उतने निर्भर नहीं थे। धातु के औजारों का पत्थर के औजारों पर क्या एडवांटेज था? सबसे बड़ा फायदा था उनका पुनः प्रयोज्य चरित्र, रीयूजेबल कैरेक्टर। सोचिए, पत्थर का औजार अगर टूट गया तो बेकार हो गया, लेकिन धातु के औजार को पिघलाकर फिर से ढाला जा सकता था। हाँ, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है, रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ गई। बिल्कुल, लेकिन एक दिक्कत भी थी। अयस्क सापेक्षिक रूप से कम मिलते थे, रिलेटिव स्कार्सिटी ऑफ फोर्स, और अयस्कों को प्रोसेस करने में, मतलब धातु निकालने में काफी संसाधन लगते थे। अयस्क खरीदना, उसे ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसे पिघलाना, एक्सट्रैक्शन, ये सब मिलकर धातु के औजारों को श्रम गहन और काफी महंगा सौदा बनाते थे। अच्छा, मतलब मेटल टूल्स एलीट चीज रही होगी शुरू में। हाँ, काफी हद तक। और मेटलर्जी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसके लिए अत्यधिक विशिष्ट ज्ञान और विशेषज्ञता की जरूरत थी। ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं था, ये एक पूर्णकालिक व्यवसाय बन गया। फुल टाइम ऑक्यूपेशन। तो ये लोग खाते क्या थे? खेती तो करते नहीं थे। यही पॉइंट है। ऐसे विशेषज्ञ जो कृषि अधिशेष पैदा हो रहा था, उसकी मदद से टिके रह सकते थे। किसान अनाज उगाते थे और उसका एक हिस्सा इन विशेषज्ञों को मिलता था। बदले में उन्हें औजार या दूसरी धातु की चीजें मिलती थीं। बाटर सिस्टम जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में हम साफ तौर पर समाज के एक ऐसे वर्ग का उदय देखते हैं जो सीधे भोजन उत्पादन, फूड प्रोडक्शन की प्रक्रिया में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी दूसरों के श्रम के उत्पाद पर खुद को बनाए रखने में सक्षम था। मतलब नॉन फूड प्रोड्यूसर्स का एक क्लास बन गया। बिल्कुल। सोर्स मटेरियल इसे थोड़ा हाशली, परजीवी, पैरासिटिक चरित्र कहता है, पर इसका मतलब यह है कि इसने एक ऐसी संभावना को जन्म दिया जहां लोग विशेष कौशल हासिल करके अपना जीवन चला सकते थे, बिना सीधे कृषि उत्पादन में भाग लिए, जैसे लोहार, कुम्हार, व्यापारी, पुजारी, शासक। समाज का डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन। एग्जैक्टली। तो कृषि आधारित समाजों का चरित्र कैसा होता है? उनमें जटिल सामाजिक संरचनाएं होती हैं, जिनमें स्तरीकृत सामाजिक और व्यावसायिक समूह, स्ट्रेटिफाइड सोशल एंड ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स होते हैं, हायरार्की होती है। और प्रकृति के साथ रिश्ता वो कैसे बदला? सामाजिक जरूरतों के लिए प्रकृति को मैनेज करने की बढ़ती क्षमता ने कृषि समाजों को ये अनुमति दी कि वो बड़े समुदाय के लाभ के लिए प्राकृतिक संसाधनों का व्यवस्थित शोषण, सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन, ये शब्द महत्वपूर्ण है। पहले अप्रोप्रिएशन था, अब एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, कह सकते हैं। और इसी एक्सप्लॉयटेशन से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पदानुक्रम, सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक हायरार्कीज और मजबूत हुए। जिसके पास संसाधनों पर ज्यादा कंट्रोल, वो हायरार्की में ऊपर। और इस सब में इंसान का अपने तत्काल पर्यावरण से जुड़ाव कम हुआ होगा, एलियनेशन। हाँ, ये अलगाव, ग्रेजुअल एलियनेशन काफी बोधगम्य था। जैसे जैसे समाज ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ, ज्यादातर लोगों का सीधा प्रकृति से संपर्क कम होता गया। वो शहर में रह रहे हैं या किसी खास काम में लगे हैं, उनका वास्ता अब सीधे जंगल या खेत से रोज नहीं पड़ता। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन क्या ये प्रोसेस एकदम स्मूथ था? क्या प्रकृति ने कभी पलटवार नहीं किया? बिल्कुल किया।
ये याद रखना जरूरी है कि भले ही कृषि समाजों का उदय और विकास एक ग्रेजुअल और स्टेडी प्रोसेस थी जो प्रकृति पर मनुष्य के बढ़ते नियंत्रण को दिखाती थी, फिर भी तत्काल वातावरण की अनियमितताओं वेगरीज ऑफ इमीडिएट एनवायरमेंट्स के बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने इस विकास को प्रभावित किया। बाढ़, सूखा, बीमारियां, इनसे कृषि विकास के ग्राफ में उतार चढ़ाव, ट्रॉफ्स एंड पीक्स आते रहते थे। मतलब इंसान ने कंट्रोल तो बढ़ाया पर पूरी तरह मास्टर नहीं बन पाया। बिल्कुल। पुरातात्विक स्थल आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी यही कहानी बताते हैं, जैसे मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान में बोलन नदी पर स्थित है। हाँ, मेहरगढ़ का नाम सुना है। नियोलिथिक साइट है शायद। हाँ, बहुत पुरानी बस्ती है। वहां एविडेंस मिलता है कि बोलन नदी की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज थी वो नीचे की तरफ कटाई या डाउन कटिंग कर रही थी और लैटरली मूव कर रही थी। सोर्स मटेरियल कहता है कि ये शायद क्षेत्र की प्राकृतिक अस्थिरता का परिणाम था, द आउटकम ऑफ द नेचुरल इंस्टेबिलिटी ऑफ द रीजन था, और साथ ही मानवीय गतिविधियों जैसे अनाज काटना, जनाव लकड़ी इकट्ठा करना, पेड़ काटना और तत्काल इलाके और पहाड़ी क्षेत्रों में जानवरों को चराना के कारण पर्यावरण पर दबाव के कारण भी था। मतलब नेचुरल फैक्टर्स भी थे और ह्यूमन इम्पैक्ट भी था। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, एग्जैक्टली दोनों मिलके एनवायरनमेंट को बदल रहे थे। दूसरा उदाहरण है सिंधु सभ्यता के शहर, सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में क्या फाइंडिंग्स हैं? आमतौर पर यह माना जाता है कि जब से इंडस सिविलाइजेशन उभरी तब से उस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों में, क्लाइमेटिक कंडीशंस में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है, मोटा मोटी वैसी ही रही है। अच्छा, मतलब क्लाइमेट चेंज फैक्टर नहीं था। पूरी तरह ऐसा नहीं कह सकते। कुछ एविडेंस ये भी मिले हैं कि सिंधु शहरों के उच्च शहरी चरण लगभग तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व का दूसरा भाग, सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम बीसी के साथ लगभग मेल खाने वाली थोड़ी बड़ी हुई आर्द्रता की अवधि का प्रमाण, एविडेंस ऑफ अ पीरियड ऑफ समवॉट इंक्रीज्ड ह्यूमिडिटी भी है। मतलब जब सिविलाइजेशन अपने चरम पर थी तब शायद थोड़ी ज्यादा नमी थी। मैं टाइम फ्रेम रिपीट करती हूँ, रफली द सेकेंड हाफ ऑफ द थर्ड मिलेनियम बीसी। थोड़ी ज्यादा ह्यूमिडिटी। और फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि वापस आज जैसी बल्कि ज्यादा शुष्क परिस्थितियों में लौटना, मोहनजोदारो के पतन के साथ और शायद सिंधु शहरी दुनिया के व्यापक बुनियादी ढांचे के विफलता के साथ लगभग मेल खाता हुआ प्रतीत होता है। वाओ, ये तो सीधा कोरिलेशन लग रहा है। क्लाइमेट चेंज और सिविलाइजेशन का डिक्लाइन, ये यूपीएससी के लिए बहुत रिलेवेंट पॉइंट है। बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज का असर सभ्यताओं पर कैसे पड़ सकता है, ये उसका एक क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है। हालांकि ये अभी भी डिबेट का विषय है, पर एविडेंस इस तरफ इशारा करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि कैसे इंसान आर्टिफैक्ट्स बनाने लगा, फिर सोशल एनिमल बना एग्रीकल्चर के जरिए, और कैसे एनवायरनमेंट के साथ उसका रिश्ता बदलता गया, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन और एनवायरमेंटल फीडबैक लूप्स भी शामिल थे। अब आगे क्या? सेक्शन 1.3, नेचर ह्यूमन इंटरफेस, चेंजिंग कंसर्न्स, प्रकृति मानव अंतराफलक, बदलती चिंताएं। हाँ, अब तक हमने ज्यादातर बात की कि कैसे मनुष्य ने प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं के प्रति अनुकूलन किया। कृषि के आने तक ये रिश्ता काफी हद तक प्रकृति के पक्ष में झुका हुआ था। इंसान ज्यादातर प्रकृति की उदारता या बेनेवलेंस ऑफ नेचर का प्राप्त करता था। मतलब नेचर ज्यादा डोमिनेंट थी। बिल्कुल। जो लिथिक एजेस के उपकरण थे, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, न्यूलिथिक, वो मूल रूप से प्रकृति जो दे रही थी उसे हासिल करने में मदद करने वाले साधन, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फैसिलिटेशन थे। मनुष्य को प्रकृति जो सबसिस्टेंस देती थी उसी से गुजारा करना पड़ता था। वो प्रकृति की प्रक्रियाओं या पैटर्न्स को ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकते थे। लाइफस्टाइल नोमैडिक थी, समाज सिंपल था। हाँ, शिकारी और संग्राहक वाली लाइफस्टाइल खानाबदोश। समाज धीरे धीरे सिंपल सोशल स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा था। और ये फुली मैनिफेस्ट कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर कब उभरा? कृषि के आगमन के साथ, जिसने सरप्लस पैदा किया और शहरीकरण की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, तो इस समय तक रिश्ता टेक्नोलॉजी के लेवल पर डिपेंड करता था, है ना? हाँ, काफी हद तक मनुष्य और प्रकृति के बीच का संबंध टेक्नोलॉजी के मौजूदा स्तरों के प्रति प्रकृति कितनी कठोर हार्शनेस है या उदार बेनेवलेंस, इस पर निर्भर था। लेकिन फिर आया एक गुणात्मक और युगांतरकारी बदलाव। कौन सा बदलाव? औद्योगिक युग का आगमन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द बिग वन। इसने क्या बदला? इसने सब कुछ बदल दिया। इंडस्ट्रियल एज की जो टेक्नोलॉजी थी उसका लेवल अभूतपूर्व था।
इसने मनुष्य को शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर से काफी हद तक मुक्त कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ऊर्जा के अजैविक स्रोतों, एबियोटिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी का शोषण शुरू हुआ। एबियोटिक सोर्सेज मतलब? नॉन लिविंग सोर्सेज, हाँ। जैसे कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनसे पहले ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या थे? इंसान की अपनी ताकत और जानवरों की ताकत, ये जैविक स्रोत थे। हाँ, हल चलाने के लिए बैल, गाड़ी खींचने के लिए घोड़े। एग्जैक्टली। थर्मल ऊर्जा यानी गर्मी का उपयोग तो प्राचीन काल से हो रहा था, जैसे आग जलाना, लेकिन औद्योगिक युग में इस थर्मल ऊर्जा का उपयोग औजारों को यंत्रीकृत, मैकेनाइज्ड टूल्स करने के लिए किया गया। भाप इंजन याद है? हाँ, भाप इंजन, जेम्स वॉट। बिल्कुल। औद्योगिक युग ने थर्मल ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना शुरू किया। इससे ऊर्जा के एक्सप्लॉयटेशन की संभावनाएं मैसिवली बढ़ गईं। और ऊर्जा की मांग भी बढ़ी होगी। बेतहाशा बढ़ी, एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स। इसी वजह से ऊर्जा के नए रूपों की खोज हुई और हाइड्रोकार्बन्स उनके प्रमुख स्रोत के रूप में सामने आए। लेकिन इनमें एक दिक्कत है ना? हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत। पहले के ऊर्जा स्रोत जैसे लकड़ी या ह्यूमन एनिमल पावर, वो रिन्यूएबल थे, मतलब पेड़ दोबारा उग सकते हैं, जानवर बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन्स, कोयला, पेट्रोलियम, ये नॉन रिन्यूएबल हैं। ये लाखों सालों में बनते हैं और हम इन्हें कुछ 100 सालों में खत्म कर रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। इसी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की शुरुआत ने प्रकृति और मनुष्य के बीच के संबंध को फिर से पुनर्परिभाषित किया और यहीं से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की अवधारणा अस्तित्व में आई। हमें इन्हें बचाना होगा, ये सोच पैदा हुई। कंजर्वेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल एज की और क्या विशेषताएं थीं? 2 प्रमुख विशेषताएं थीं। एक, उत्पादन संभावनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि, फिनोमिनल ग्रोथ इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, फैक्ट्रीज लगने लगी, मास प्रोडक्शन होने लगा। दूसरा, तैयार माल की प्रचुर उपलब्धता, अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। चीजें सस्ती और ज्यादा मिलने लगी। मास प्रोडक्शन, मास कंजम्पशन। हाँ, और ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि हमने एनिमेट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे इंसान, जानवर को इनएनिमेट फॉर्म्स जैसे कोयला, भाप से रिप्लेस कर दिया। इससे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, हार्नेसिंग नेचुरल रिसोर्सेज करने की विशाल संभावनाएं खुल गई। टेक्नोलॉजी ने सब आसान कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ऊर्जा के नए रूपों का बेहतर और वाणिज्यिक उपयोग, कमर्शियल यूज संभव बनाया। इससे कच्चे माल, रॉ मटेरियल्स की मांग बढ़ी और साथ ही तैयार माल के लिए बाजारों, मार्केट्स फॉर फिनिश्ड गुड्स का भी विस्तार हुआ। कॉलोनियज याद है, वो रॉ मटेरियल्स का सोर्स भी थी और फिनिश्ड गुड्स का मार्केट भी। हाँ, कॉलोनियलिज्म का लिंक साफ दिख रहा है। बिल्कुल। एक और क्षेत्र जहां एनर्जी के इस्तेमाल से बड़ा प्रभाव पड़ा, वो था कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। ट्रैक्टर्स आ गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स आ गए, पेस्टिसाइड्स आ गए। ग्रीन रेवोल्यूशन बाद में इसी का नतीजा था। हाँ, कह सकते हैं। इस बढ़ी हुई उत्पादकता, इंक्रीज प्रोडक्शन और खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी से धीरे धीरे जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। साइजेबल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ज्यादा लोग, ज्यादा जरूरतें। एग्जैक्टली। अब खेती का विस्तार करने की जरूरत पड़ी और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों पर एक बड़ा दबाव पड़ने लगा। डिफॉरेस्टेशन तेज हो गया। ये कब की बात है? किस सदी में ये दबाव ज्यादा बढ़ा? 18वीं शताब्दी आते आते इस वृद्धि का परिमाण इतना बढ़ गया कि इसके गंभीर निहितार्थ सामने आने लगे। गंभीर निहितार्थ जैसे? एक मशहूर इतिहासकार हैं फर्दिनैंड ब्रॉडेल। उन्होंने इस दौर को एक पारिस्थितिक वाटरशेड कहा, मतलब एक ऐसी डिमार्केशन लाइन जिसके बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहीं। उन्होंने कहा कि ये एक पुरानी प्राकृतिक व्यवस्था का अंत था जो पूर्व औद्योगिक समाजों, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की विशेषताओं से चलती थी। इकोलॉजिकल वाटरशेड, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। ब्रोडेल ने क्या कहा था एग्जैक्टली? ब्रॉडेल का एक कोट है, 18वीं शताब्दी के साथ जो बिखर गया वो एक जैविक प्राचीन शासन था, बायोलॉजिकल एंशियन रिजीम। प्रतिबंधों, बाधाओं, संरचनाओं, अनुपातों और संख्यात्मक संबंधों का एक समूह जो अब तक आदर्श रहा था। मैं रिपीट करती हूँ, बायोलॉजिकल एंशियन रिजीम, मतलब प्रकृति और समाज के बीच का जो पुराना संतुलन था वो टूट गया। पुराना संतुलन टूट गया तो नया रिश्ता कैसा बना?
प्रकृति के साथ सद्भाव, हार्मनी और मौन सह अस्तित्व, टैसिट को एग्जिस्टेंस वाला जो रिश्ता था, उसकी जगह अब मानव के उस प्रयास ने ले ली जो प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग और शोषण, कंप्लीटली हार्नेस एंड एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज करना चाहता था। नेचर को कॉन्कर करने की सोच आ गई, डोमिनेशन वाली सोच। हाँ, और रोजमर्रा की गतिविधियों का भी मशीनीकरण होता गया, जिससे ऊर्जा की मांग नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। गाड़ियां, फैक्ट्रियां, घरों में बिजली। और इसके नतीजे? एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल। जीवाश्म ईंधन, फर्टिलाइज्ड फॉर्म एनर्जी सोर्सेज का लगभग लापरवाह उपयोग और सभी तरह के उद्योगों की अंधी वृद्धि ने पर्यावरणीय प्रदूषण की गंभीर समस्याओं को जन्म दिया। हवा, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित होने लगे। और आज हम ग्रीन हाउस प्रभाव जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी वायुमंडल में कुछ गैसों जैसे CO2 की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और तापमान बढ़ता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये इंडस्ट्रियल एज की ही देन है। ये तो हुई एनर्जी की बात। और कोई बड़ी चिंता? हाँ, एक और प्रमुख चिंता है ऐसी सामग्री का विकास जो दुनिया में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं थी, यानी पॉलीमर्स। प्लास्टिक। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। 1930 और 1940 के दशक में जो रासायनिक क्रांति, केमिकल रेवोल्यूशन हुई, उसने ऐसी कृत्रिम सामग्री विकसित की जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। मतलब ये प्रकृति में आसानी से घुलती मिलती नहीं, नष्ट नहीं होती। ठीक है। इसे डिस्ट्रॉय करना, डीकम्पोज करना बहुत मुश्किल है। और ये सस्ती भी आती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। प्रिसाइसली। कम उत्पादन लागत और औद्योगिक और घरेलू मोर्चे पर इसके व्यापक अनुप्रयोगों ने इसके प्रचलन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आज हर जगह प्लास्टिक है। ये तो चिंता की बात है। और न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ईंधन, वो भी एक बहस का मुद्दा रहा है। ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ईंधन की व्यावहार्यता पर सवाल उठते रहे हैं। क्यों? एनर्जी तो मिलती है इससे। एनर्जी मिलती है, बिल्कुल। ऊर्जा उत्पादन के लिए गैर प्राकृतिक रेडियोधर्मी पदार्थ का उत्पादन करना एक बड़ा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रहा है। लेकिन इसमें भी वही समस्या है, जो परमाणु कचरा बचता है उसका क्षय या उसका उचित और लागत प्रभावी अपघटन, प्रॉपर एंड कॉस्ट इफेक्टिव डिकम्पोजिशन कैसे हो। ये एक बड़ी तकनीकी विफलता रही है। चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसे याद हैं। हाँ बिल्कुल। न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट की बात की, लेकिन क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी ही जिम्मेदार है? सोर्स मटेरियल कहता है कि हमें सामाजिक राजनीतिक विचारों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे रेलेवेंट हैं? देखिए, सन 1700 तक प्राकृतिक दुनिया के शोषण के अधिकार और पुरस्कार ज्यादातर किसके हाथ में थे? एक कुलीन अभिजात वर्ग, एलीट एरिस्टोक्रेसी के हाथों में। राजा, महाराजा, जमींदार। हाँ, कॉमन लोगों का कंट्रोल नहीं था रिसोर्सेज पर। बिल्कुल। फिर 1700 के दशक के अंत में लोकतांत्रिक क्रांतियां हुईं, जैसे अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1775-76 और फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789-1799। इन क्रांतियों ने पश्चिमी समाजों में समाज के ढांचे का पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी शुरू किया। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775-76, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789-1799। ओके, इनसे क्या बदला? इन बदलावों के साथ व्यक्तियों की उत्पादक संसाधनों तक पहुंच बढ़ी, इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ इंडिविजुअल्स टू प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब आम आदमी भी जमीन खरीद सकता था, व्यापार कर सकता था और अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए इन संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता, इंक्रीज्ड एबिलिटी भी बढ़ी। मतलब एक्सप्लॉयटेशन का अधिकार डेमोक्रेटाइज हो गया। एक तरह से कह सकते हैं, प्रकृति के शोषण के वैध अधिकार अब समाज में बड़े पैमाने पर व्यक्तियों तक पहुंच गए। हर कोई अब विकास की दौड़ में शामिल होना चाहता था। और फिर आया कॉलोनियलिज्म। हाँ, 1800s का दशक उपनिवेशवाद, कॉलोनियलिज्म और विश्व व्यापार के जरिए पश्चिमी संस्कृति के विश्वव्यापी प्रसार का समय था। वेस्टर्न कल्चर का स्प्रेड, इसका क्या मतलब हुआ एनवायरनमेंट के लिए? इसका मतलब हुआ कि पर्यावरण के शोषण की जो पश्चिमी प्रणाली, वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल एक्सप्लॉयटेशन थी, जिसमें प्रकृति को सिर्फ एक रिसोर्स माना जाता था जिसे कॉन्कर करना है, वो दुनिया भर में फैल गई। ये उन जगहों पर भी ऑपरेशनल सिस्टम बन गई जहां मानव और प्रकृति का
मूल दार्शनिक दृष्टिकोण, बेसिक फिलोसॉफिकल व्यू काफी अलग था, जहां प्रकृति को शायद माँ या देवता माना जाता था। रणजीत गुहा जैसे इतिहासकारों ने इस पर काफी लिखा है। मतलब लोकल विजडम और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस साइडलाइन हो गई। काफी हद तक अब मानवीय कृत्य सोशली कंस्ट्रक्टेड के रूप में देखे जाने लगे। इंसान सृष्टि के केंद्र में स्थित हो गया, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। नतीजतन प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध पूरी तरह पुनर्परिभाषित हो गया। और ब्रॉडेल का बायोलॉजिकल रिजीम टूटने का क्या नतीजा हुआ? उसका एक बड़ा नतीजा था मानव जनसंख्या में घातीय वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। फूड सिक्योरिटी बढ़ी, बीमारियों पर कंट्रोल बढ़ा। और लेबर की डिमांड भी थी शुरू में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में। हाँ बिल्कुल, शुरुआती औद्योगिक क्रांति में श्रम की मांग और सापेक्ष खाद्य सुरक्षा ने इस ग्रोथ को सस्टेन किया। और एक सोच ये भी बन गई कि टेक्नोलॉजी हर समस्या का हल है। हाँ, ये एक बहुत पावरफुल नैरेटिव बना। तकनीकी विकास के साथ साथ वैज्ञानिक ज्ञान, साइंटिफिक नॉलेज अलॉन्ग विद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने एक ऐसी विश्व दृष्टि प्रदान की जहां टेक्नोलॉजी को सभी मानवीय समस्याओं, खासकर भूख, हंगर और गरीबी के समाधान के रूप में चित्रित किया गया। साइंस विल सेव अस ऑल वाला एटीट्यूड। लेकिन क्या ये सच है? क्या टेक्नोलॉजी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? यही तो सवाल है। आज हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने नई समस्याएं भी खड़ी की हैं, एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन, इनइक्वालिटी। तो इस व्यू को क्रिटिकली एग्जामिन करना जरूरी है। ये कुछ चिंताएं हैं जो आज नेचर ह्यूमन इंटरफेस को परिभाषित करती हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम करें क्या? क्या हमें डेवलपमेंट रोक देना चाहिए? पुरानी व्यवस्था में वापस चले जाना चाहिए? नहीं, सोर्स मटेरियल ये नहीं कह रहा। हमें एक प्राचीन मानव प्रकृति संबंध को संरक्षित करने के नाम पर इन विकासों से अछूते इंस्यूलर नहीं रहना चाहिए। वो संभव भी नहीं है। बल्कि हमें समाज और वैज्ञानिक विकास की अपनी समझ में नए दृष्टिकोणों, न्यू पर्सपेक्टिव्स के लिए खुला होना चाहिए। नए दृष्टिकोण जैसे? एक और विचारक हैं डैनियल बी बॉटकिन। उनकी किताब है डिस्कॉर्डेंट हार्मनीज। वो कहते हैं कि हमें दो चीजों में फर्क करना सीखना होगा। पहला, सिर्फ किसी न किसी तरह के जीवन का बने रहना, परसिस्टेंस ऑफ सम काइंड्स ऑफ लाइफ। और दूसरा, एक ऐसे जीव मंडल का रख रखाव, मेंटेनेंस ऑफ अ बायोस्फीयर जो मनुष्यों के लिए वांछनीय हो, डिजायरेबल टू ह्यूमन बींग्स। मैं कोट रिपीट करती हूँ, We must distinguish between merely the persistence of some kinds of life and the maintenance of a biosphere that is desirable to human beings. मतलब सिर्फ लाइफ का होना काफी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, डिजायरेबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी है। Exactly. और बॉटकिन का एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो कहते हैं कि प्रकृति स्थिर, स्टेबल नहीं है, वो डायनामिक है, बदलती रहती है। और ये परिवर्तन, चेंज भी स्थिर नहीं है, ये भी बदलता रहता है। नेचर इज नॉट स्टेबल एंड इवन चेंज इज नॉट कांस्टेंट। ये तो काफी डीप थॉट है ना? तो बॉटकिन के अनुसार प्रकृति के साथ इंटरैक्ट करने का एकमात्र तरीका क्या है? वो ये है कि हम पर्यावरण और उसके कामकाज, फंक्शनिंग की अपनी समझ को लगातार बढ़ाएं और साथ ही मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार प्रकृति का प्रबंधन, मैनेज नेचर करने की जो मानवीय क्षमताएं हैं, उनकी सीमाओं को भी महसूस करें। We are not masters of the universe. अपनी समझ बढ़ाएं और अपनी सीमाएं पहचानें, ये बॉटकिन का मैसेज है। बिल्कुल, हमें ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये था सेक्शन 1.3। अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 1.4, समरी, सारांश। इस पूरी चर्चा को समराइज कैसे करेंगे? देखिए, पर्यावरण इतिहास पर ज्यादातर जो लिखा गया है वो समाज और पर्यावरण के बीच की बातचीत को सामाजिक आर्थिक प्रभावों, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के एनालिसिस के जरिए देखता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, हाँ। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि पर्यावरण और समाज के बीच की ये जो बातचीत है, इसमें प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ने भी मध्यस्थता, मीडिएटेड की है। टेक्नोलॉजी मदद करती है सामाजिक या व्यक्तिगत भलाई के लिए पर्यावरण का विनियोग करने में। टेक्नोलॉजी एज अ मीडिएटर। यस, और ये तकनीकी विकास का स्तर ही है जो ये तय करता है कि पर्यावरण के कामकाज में मानव हस्तक्षेप, ह्यूमन इंटरवेंशन किस हद तक होगा। और यही हमारी पर्यावरण की समझ, ह्यूमन कॉम्प्रहेंशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट की प्रकृति को भी निर्धारित करता है। मतलब जैसी टेक्नोलॉजी वैसी समझ और वैसा इंटरवेंशन। काफी हद तक ब्रह्मांड की शुरुआत से, और खासकर जब से मानव एक सोचने वाले जानवर, थिंकिंग एनिमल के रूप में विकसित हुआ, हमने प्रकृति के परिदृश्य में, नेचर्स लैंडस्केप में ऐसे बदलाव देखें
जो मानव जाति द्वारा प्रेरित या कम से कम प्रभावित तो हैं ही। और कुछ की टेक्नोलॉजिकल इंट्रोडक्शंस जिन्होंने बड़ा इम्पैक्ट डाला। दो बहुत महत्वपूर्ण थे, कृषि की शुरुआत बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर और लोहे की खोज डिस्कवरी ऑफ आयरन। एग्रीकल्चर और आयरन। हाँ, इन दोनों ने परिदृश्यों में दूरगामी परिवर्तन, फार रीचिंग चेंजेस इन द लैंडस्केप्स किए। जंगल कटे, खेत बने, शहर बसे और इस तरह पर्यावरण के कामकाज को प्रभावित किया। और तीसरा बड़ा लैंडमार्क इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। पर्यावरण के एप्रोप्रिएशन के लिए ये एक मील का पत्थर तकनीकी परिचय, लैंडमार्क टेक्नोलॉजिकल इंट्रोडक्शन रही है। तो इस तरह से मानव प्रकृति संबंध की एक व्यापक तस्वीर, कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर को देखना चाहिए। टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट सब इंटरकनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली। और अंत में कॉशनरी नोट फिर से, वैज्ञानिक विकास के आज के स्तर पर भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि हम पर्यावरण के कामकाज को पूरी तरह से समझ पाए हैं। There's still so much we don't know। ह्यूमिलिटी इज की। बिल्कुल। तो ये थी यूनिट 1 नेचर ह्यूमन इंटरफेस पर हमारी विस्तृत चर्चा। सोर्स मटेरियल में आगे एक्सरसाइजेज और सजेस्टेड रीडिंग भी हैं जिन्हें सीरियस एस्पिरेंट्स देख सकते हैं। अब इस पूरी बातचीत के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे, एक क्विक समरी लिसनर्स के लिए। बिल्कुल। पहला, प्रकृति और मानव के बीच का संबंध स्थिर नहीं है। ये मानव विकास खासकर तकनीकी परिवर्तनों के साथ लगातार विकसित हुआ है। डायनामिक रिलेशनशिप है। पॉइंट नंबर 1, डायनामिक रिलेशनशिप। दूसरा, मानव ने शिकारी संग्राहक से कृषक और फिर औद्योगिक समाज तक पर्यावरण के साथ अपने संबंध को बदला है। ये यात्रा अनुकूलन से शुरू होकर बढ़ते नियंत्रण, कंट्रोल और फिर शोषण, एक्सप्लॉयटेशन तक गई है। पॉइंट 2, एडेप्टेशन टू एक्सप्लॉयटेशन जर्नी। तीसरा, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। इसने मानव क्षमताओं को बढ़ाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने पर्यावरण पर अभूतपूर्व दबाव भी डाला है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का डिप्लीशन, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सब इसके साइड इफेक्ट्स हैं। पॉइंट 3, टेक्नोलॉजी अ डबल एज सोर्ड। चौथा, सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन, सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस जैसे कि लोकतांत्रिक क्रांतियां और उपनिवेशवाद, इन्होंने भी प्रकृति के शोषण के पैटर्न को गहराई से प्रभावित किया है। पॉइंट 4, सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स मैटर। न्यूक्लियर वेस्ट, ये हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों पर गंभीरता से पुनर्विचार करने की जरूरत पर जोर देती है। अर्जेंट नीड फॉर रीथिंकिंग। पॉइंट 5, अर्जेंट नीड फॉर रीथिंकिंग। और छठा और शायद सबसे जरूरी, हमें डैनियल बॉटकिन की बात याद रखनी चाहिए। हमें पर्यावरण की जटिलता और उसे मैनेज करने की मानवीय क्षमताओं की सीमाओं, लिमिटेशंस को समझना होगा। वी नीड बोथ नॉलेज एंड ह्यूमिलिटी। पॉइंट 6, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड लिमिटेशंस। बहुत बढ़िया समरी। वाकई ये सारे पॉइंट्स सोचने पर मजबूर करते हैं। और अंत में श्रोताओं के लिए एक अंतिम प्रेरक विचार, फाइनल प्रोवोकेटिव थॉट। विचार ये है कि जैसा हमने देखा, मानव इतिहास असल में प्रकृति के साथ हमारे बदलते रिश्ते की ही कहानी है। अब भविष्य में ये रिश्ता कैसा दिखेगा, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आज क्या विकल्प चुनते हैं। सवाल ये है कि क्या हम बॉटकिन की सलाह मानकर प्रकृति की गतिशीलता और अपनी सीमाओं को स्वीकार करेंगे, या फिर हम टेक्नोलॉजी को ही सभी समस्याओं का अंतिम हल मानकर आंखें मूंद कर आगे बढ़ते रहेंगे। चुनाव हमारा है। बहुत गहरा सवाल छोड़ा है आपने। चॉइसेस वी मेक टुडे विल शेप आवर फ्यूचर रिलेशनशिप विद नेचर। सुनने वालों, ये विश्लेषण यूपीएससी परीक्षा के एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और हिस्ट्री के पेपरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे दोबारा सुनें, शायद नोट्स बनाएं, ताकि ये अवधारणाएं आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। हाँ, और ये सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमारे ग्रह के भविष्य को समझने के लिए भी ये समझ बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी, उपयोगी लगी, तो YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके अपने विचार बताएं, कोई सवाल हो तो पूछें। और हाँ, सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, और अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना समर्थन दिखा सकते हैं। इससे हमें इस चैनल को लंबे समय तक टिकाऊ, सस्टेनेबल बनाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।